तो 3 मेन एसेंशियल फैटी एसिड्स हमने पढ़ा था, लिनोलेक, लिनोलेनिक एंड एरिकेडोनिक. एरिकेडोनिक इसमें इतना नहीं दिया हुआ है, मगर जब भी 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स पढ़ना है तो दे आर 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स. लिनोलेक, लिनोलेनिक इसमें दिया है और सोयाबीन ऑयल इसमें मेंशन किया हुआ है कि इसमें अवेलेबल है. एंड थर्ड एसेंशियल एसिड इज फैटी एसिड इज एरिकेडोनिक. ओके. And if you use mustard oil and peanut oil, then you will get all 3 essential fatty acids. Okay. Now changing trends in dietary intake of fats. थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना है. पहले होता था अच्छा ट्रेंड था, बट अभी काफी वेस्टर्नाइज हो गया है. तो अभी हम फिर से फोकस करना है कि कैसा फैट्स खाना है, कितना खाना है. A minimum amount of fat according to guidelines is essential for the body is calculated above, but the fact that diseases like obesity, heart disease and cancer are also rise, especially in affluent societies, can be attributed to the changing dietary and lifestyle practices coupled with stress. अभी क्या हो रहा है, पहले फैट थोड़ा ज्यादा खाते थे बट वो उसको एक्सपेंस कर देते थे, खर्च कर देते थे, ठीक है, क्योंकि जो उनका वर्क स्टाइल था वो पहले ज्यादा वर्किंग हुआ करते थे. अभी क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दे मोस्टली सिट, है ना, सिटिंग पोजीशन में ही रहते हैं, मूवमेंट कम हो गया है, तो ओबेसिटी होने लगी है, ठीक है. एंड ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे डिजीजेस होने लगे हैं, क्रोनिक डिजीजेस, ठीक है. कैंसर भी उसमें से एक है. तो अभी हमें फैट को कट डाउन करना पड़ेगा. हम उतना फैट नहीं खा सकते जितना पहले जमाने में खाते थे. Contemporary society is showing nutritional transition and access to fast food and fried snacks while eating out in wake. This leads to an increased intake of saturated fatty acids, milk and milk products, fresh food and sugar instead of whole cereal. ठीक है. फ्लैश फूड, फ्लैश में बहुत ज्यादा फैट होता है. जो फ्लैश होता है रेड मीट स्पेशली, उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है. ऑर्गन मीट्स में बहुत ज्यादा फैट होता है, तो वो अवॉइड करना है, ठीक है. पहले जमाने में होल सीरियल्स बहुत खाते थे. अभी क्या है, ट्रेंड्स की ब्रेड्स में स्विच कर रहे हैं लोग इजीनेस के लिए, लैक ऑफ टाइम की वजह से. तो उनका जो फाइबर है वो कंटेंट कम हो रहा है, इसकी वजह से बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन है प्रॉपर नहीं हो रहा है, फैट डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है. मिलेट एंड पल्सेस, दिस इज लाइक टू decrease EFA intake from invisible sources and raise SFA. The total calories are also high, especially if accompanied by alcohol consumption. अगर total calories है देखा जाए, हम कैलकुलेट करें तो जो एवरेज है इंडियंस का बहुत ज्यादा है, ठीक है. और अगर कोई अल्कोहलिक है, अल्कोहल ले रहा है, तो उसका तो कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा होगा ही, क्योंकि अल्कोहल में ओनली कैलोरीज है, कुछ भी नहीं है. We have already discussed that fried food and baked food could be a source of trans fatty acids. Further, the quality and source of frying oil is not known. हमें पता नहीं होता कि बाहर से जो हम फ्राइड फूड लेके आए हैं, लाइक समोसा एंड चॉप्स, तो वो कैसा ऑयल में किया है. मेनली they reuse their oil. ओके, वो कभी भी ऐसा नहीं कि एक बार यूज किया फिर उसको फेंक के नया ऑयल नेक्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं. दे यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल, ठीक है, इन अ पैन, एंड दे like they use for several days, like 15 to 20 days तक they use that, and थोड़ा कम हुआ they add on that. तो सोचिए कितना टॉक्सिक हो जाता है वो. Maybe oil used is highly reused and abused. This is always better to select dishes prepared by other cooking methods like boiling, steaming, brushing, braising, etc. then frying for lesser oil intake.
Dish selection and behavior modification are vital to avoid high fat intake. अगर हमें बाहर में डिश सिलेक्शन करना है क्या खाएं, तो हमें वाइजली सिलेक्शन करना है कि कौन सी फूड में कम फैट है या कौन फ्राइड नहीं है. तो उस तरह से हम वाइजली सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमको क्या खाना है. अब लाइक एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फैट खाने से क्या हो सकता है, ओके और उसको हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं. The disease have shown close link of excessive dietary fat intake, obesity, heart disease and cancer. ठीक है, कैंसर मेनली जो फैट है वो काफी फ्री रेडिकल्स बॉडी में छोड़ते हैं और उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस होते हैं. ओबेसिटी में क्या होता है, तो ओबेसिटी का भी एक लेवल है. लाइक एक लेवल तक हम सिर्फ ओवरवेट कहते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद जब वेट ज्यादा और बढ़ जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है ओबेसिटी. एंड ओबेसिटी मीन्स आप प्रोन हो चुके हैं उस बीमारी के लिए कि आपको हो जाए. वो एक प्लस पॉइंट हो गया. ओबेसिटी प्लस पॉइंट दे रहा है, किसी भी डायबिटीज बीमारी को वेलकम कर रहा है या फिर हार्ट डिजीज को वेलकम कर रहा है. तो ओबेसिटी लेवल तक नहीं जाना है. तो इसके लिए मैंने बीएमआई मेथड बताया था कि बीएमआई निकालना है एंड 25 अबव 25 30 एंड अबव है तो दैट विल बी ओबेसिटी. हार्ट डिजीज शो strong links to fat and cholesterol intake. Food rich in cholesterol are of minimal origin. Higher dietary cholesterol increases blood cholesterol. But high blood cholesterol with family history does not necessarily gain of cholesterol free diet. ठीक है, अगर आपका जीन्स में है तो जरूरी नहीं है कि आपको होगा ही. ये एक प्लस पॉइंट है कि आप में उसके जीन्स हैं. लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फ्री लाइक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट खा रहे हैं, एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फैट डाइट खा रहे हैं, तो डेफिनेटली पर्सन विल नॉट सफर फ्रॉम एनी हार्ट डिजीज. बोथ ड्रग एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट इज रिकमेंडेड. ओके, वेजिटेबल ऑयल हैव नो कोलेस्ट्रॉल. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वेजिटेबल ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हमें वेजिटेबल ऑयल प्रेफर करना है. बट अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल ऑयल खाएंगे तो वो स्टोर होगा और स्टोर भी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होगा. वो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करेगा. हमेशा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर फॉर्म होता है. एनिमल बॉडी लाइक कोई भी प्लांट को छोड़ के जो भी ग्रुप होता है दे आर एनिमल, ओके, लिविंग थिंग में. तो फिर हम भी एक एनिमल में आते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है. The reference of good and bad cholesterol to dietary fats is in reference to the effect of blood lipid, okay, and HDL LDL ratio. ब्लड टेस्ट जब हम कराते हैं, ठीक है, उसमें एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड से टेस्ट होता है. तो जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें HDL LDL अलग अलग उसमें टेस्ट होता है. ठीक है, तो LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, एंड एक VLDL होता है. HDL का फुल फॉर्म मैंने बताया था, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. LDL का लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड एक वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. हमने कर लिया है क्या? हम ये कर चुके हैं. ये हमने क्योंकि डिस्कस किया हुआ है. हाँ जी मैम कैंसर का भी पढ़ा हुआ, कैंसर का भी पढ़ रहे थे हम. ओके, कैंसर हमने कर लिया था. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स भी कर लिया था आई थिंक. ये स्किम्ड मिल्क हमने डिस्कस किया था पेज नंबर 29 में. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन किया था? आई डोंट थिंक सो. मैम प्रोटीन के स्रोत हम कर रहे, अभी यही कर रहे थे हम. ओके, रिड्यूसिंग फैट इनटेक कर लिया हमने, कैसे हम फैट को कम खाएं. हाँ, ये हमने कर लिया है. ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हम करेंगे. ठीक है,
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स के भी बहुत टाइप्स हैं, ठीक है. We know that protein are essential for maintaining and sustaining life. Protein contain carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur and some also contain phosphorus. इसके अंदर ये सारे combinations होते हैं. Okay. Protein are chains of amino acids. Proteins क्या है actually में? अमीनो एसिड से बना है. अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, हम कुछ प्रोटीन खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा. तो इट इज मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड सम आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते. तो देयर आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमें बाहर से लेने होते हैं. Held together by peptide bonds. Only about 20 different amino acids are used, but number of ways in which they can be arranged in almost infinite. It is specific and unique sequence of these units which gives each protein its characteristic structural and enzymatic properties. Let us consider the two very familiar proteins. One of them is egg white protein, that is एल्बुमिन. एग वाइट जो होता है वो क्या है? एल्बुमिन होता है. वो ओनली प्रोटीन है, उसमें और कुछ भी नहीं है. विच इज वेरी सेंसिटिव. इट डीनेचर्स ऑन हीटिंग. जब भी हीट करते हैं तो वो उसका नेचर चेंज हो जाता है ना. पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बाद वो कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है. डिसॉल्व इजिली इन वाटर एंड इज क्वाइट रिएक्टिव. while the other one is keratin of nails and hoofs is wholly insoluble, though the chemically insert and resistance, hence it is not easy to classify protein. Besides, classify protein on the basis of soluble and insoluble proteins have been further classification based on the following attributes. Now अभी केमिकल नेचर्स अमीनो एसिड्स के हम देखते हैं. प्रोटीन्स के कुछ सिंपल प्रोटीन्स होते हैं जो हमने खाया और वैसे ही एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, उसको हमको ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी. कुछ कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं एंड कुछ डेराइव्ड प्रोटीन होते हैं, ठीक है. तो सिंपल प्रोटीन दैट मीन्स खाया और एब्जॉर्ब हो गया, वो क्या है? एल्बुमिन. एल्बुमिन कहाँ से मिलेगा? एग से मिलेगा, ठीक है. ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, prolamine, fibrous protein and histones. ओके. कंजुगेटेड प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन्स आते हैं, लाइपोप्रोटीन्स आते हैं, न्यूक्लियोपेप्टीन प्रोटीन्स होते हैं. ये हम कोई भी सोर्स खाते हैं प्रोटीन का, जैसे कि अगर हम सोयाबीन्स खाते हैं तो उससे ब्रेक डाउन होने के बाद ये 2-3 स्टेजेस के बाद फॉर्म होता है. एंड डेराइव्ड प्रोटीन, कुछ मेटा प्रोटीन्स होते हैं, कोगुलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स होते हैं. पेप्टाइड्स इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है प्रोटीन का? तो मोनो अमीनो एंड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. ये स्ट्रक्चर बेस्ड है. लाइक मोनो मतलब सिंगल, ओके, एंड डाई कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बन इसमें 2 है. फर्स्ट में मोनो अमीनो है, मतलब अमीनो एसिड इसमें एक है, एंड कार्बन इसमें एक है. मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें 1 है. देन मोनो अमीनो एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें अमीनो एसिड 1 है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 2 है. देन डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें अमीनो के मॉलिक्यूल 2 है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 है. तो इसी तरह से इनके नाम रखे गए. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमीनो एसिड कंटेंट, इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इट्स फॉर इंफॉर्मेशन. एसेंशियल, ऑर्डिनेटली एंड नॉन एसेंशियल. एसेंशियल अमीनो एसिड्स मैंने पहले बोला ना, जो हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं. कुछ होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बन जाते हैं, दैट इज नॉन एसेंशियल. ओके. सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन. एसेंशियल अमीनो एसिड्स के जैसे 9 है, एक बार मैं बता देती हूँ, दिमाग में थोड़ा रखिए.
ठीक है, इसको हमने कॉलेज टाइम में एक शॉर्टकट से याद किया था, मिल पाथ टीवी. ओके, एम फॉर मिथ्योलिन, आइसोलिसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, टी फॉर थ्रियोनिन, बी फॉर वेलाइन. तो ये 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलेंगे? अगर हम दाल, चावल एंड मिल्क प्रोडक्ट खाएंगे तो हमें सारे 9 एसेंशियल एसिड्स मिल जाएंगे. The important source of protein in the diet of low income group are cereal and legumes. ठीक है, जो थोड़ा इनकम जिनकी कम होती है तो वो नट्स वगैरह मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए भी इजी है. थोड़ा पीनट्स होते हैं, वो थोड़े से चीपर होते हैं, तो दैट ऑल्सो इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. बट द ओवरऑल proportion of amino acid in any single vegetable food differ from those needed by man. These proteins are therefore known to have low biological value. देखिए, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होती है. दैट मीन्स हम उनको जितना खाएंगे उतना हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा. ठीक है, उसको हमें ज्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ेगा. तो बेटर होगा हम गुड क्वालिटी ऑफ, जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा अच्छी है तो हम उन्हें खाएं. Most animal protein like meat, fish, egg and milk are important source of protein and have high biological value. जो भी animal source के proteins होते हैं, they have high biological value. उनको हम खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा breakdown भी नहीं होना पड़ता, and वो quantity ज़्यादा absorb होती है protein की. Oilseed, okay, oilseed meals and soya are also rich source of protein. Oil seeds like हम sunflower seeds खाते हैं, and एक flax seeds होते हैं, they are oil seeds, और उसके meals भी बनाते हैं ना उनके. हम चिप्स वगैरह बनाते हैं या फिर ब्रेड्स में अवेलेबल है आजकल. तो हम कोई किसी भी सोर्स से या पाउडर फॉर्म करके, रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करके रख दीजिए, एंड एवरीडे यू कैन मिक्स विद योर रायता एंड टेक इट. तो हमें एसेंशियल amino acids मिल जाएगा. Because there is also way in which excesses of amino acid can be stored in the body. अगर हम ज्यादा भी खा लेंगे तो क्या होगा? स्टोर हो जाएगा बॉडी में. It will not harm. जनरली जो इंडियन डाइट है, that is lack of protein. कम ही प्रोटीन हम खाते हैं जनरली, एंड फैट ज्यादा खा लेते हैं. तो इसीलिए जनरली सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, पेट फैटी हो जाता है ना. इंडिया क्या है, अभी कैपिटल हो गया डायबिटीज का. इंडिया जितना डायबिटीज किसी कंट्री में नहीं है. ठीक है, क्यों है? क्योंकि हम फैट कंटेंट ज्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, जो अल्टीमेटली फैट में जाके ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है और स्टोर हो जा रहा है बॉडी में. एंड प्रोटीन लैकिंग डाइट होती है. प्रोटीन इतना नहीं खाते. समटाइम्स कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इतना प्रोटीन खाएंगे, तीनों टाइम पनीर खाएंगे या मिल्क भी खाएंगे तो ज्यादा तो नहीं हो जाएगा. नो, ज्यादा कभी भी नहीं होता, क्योंकि अगर एक पर्सन है 60 kg वेट का, उसको 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है. ओके, पर पर्सन लाइक 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड पर kg ऑफ बॉडी वेट. तो आपको अगर आप 60 kg के हैं तो यू हैव टू टेक 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और उतना खाने के लिए हमको तीनों टाइम प्रोटीन मील्स तो लेना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग बेड टाइम मिल्क. Mixture of animal and vegetable protein like cereal with milk, bread with cheese, fish and chips, etc. provide a sound psychological basis. Chips is not recommended from my side. Each of the various protein in the body serves a specific function in the maintenance of life. Any loss in body protein in reality means a loss in cellular function. अगर हम प्रोटीन कम खा रहे हैं तो सेल्स
का फंक्शन नहीं हो रहा है, लाइक सेल्स रिपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। न्यू सेल, रोज हमारी बॉडी से सेल्स बहुत टूट रहे हैं, ठीक है। हमारी स्किन से अगर हम वॉश करते हैं फेस तो आप देखेंगे थोड़ा शाइन करने लगते हैं। तो क्या होता है, ऊपर के सेल्स वो डेड थे जो हमें रिमूव कर दिए, तो अंदर से नए सेल तो आए, है ना। तो उसको बनाने के लिए तो क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो हमें ऑलवेज सप्लाई ऑफ प्रोटीन गुड ऑप्टिमम अमाउंट में रखना पड़ेगा ताकि सेल्स रिपेयर हो सके और न्यू सेल बन सके। Cell tissues, organ and whole system cannot exist without protein serving their various function। क्या है ये, बहुत सारे functions करता है, इसके लिए प्रोटीन्स चाहिए। तो we should focus on our protein intake and fiber intake. Two things are lacking in Indian diet mostly. So let us get to know the varied function of protein in our body. Bodybuilding function of protein. प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, बॉडी को बिल्ड करता है, ओके। लाइक सेल्स को बिल्ड करता है। दैट मीन्स द प्राइमरी फंक्शन of protein are tissue growth and maintenance. Protein contains amino acid, the building blocks. Okay, it is a building block. जैसे घर बनाने के लिए ईंटें सबसे पहले लगती है ना, वैसे ही बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स लगते हैं। At our bodies, building block that our body used to build and maintain muscles, bone, skin, blood and other organs. Thus, protein play an important role in growth and bodybuilding. बॉडी बिल्डिंग से ये मत समझिएगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, हमारी भी बॉडी को बिल्ड करना है, ओके, सेल्स बिल्ड करना है, तो उसके लिए भी प्रोटीन लगता है। एंड जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं स्पेशली, दे टेक लाइक मोर देन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। प्रोटीन एज एन एनर्जी सोर्स, अगर हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, हम राइस नहीं खा रहे या रोटी नहीं खा रहे, तो अल्टीमेटली प्रोटीन को एनर्जी देना पड़ेगा। ये इसका सेकेंडरी रोल है। Excuse me. Protein is an energy source. If diet does not furnish enough calorie from carbohydrates and fats, protein contribute to the body energy need by catabolizing. 1 gram protein yields 4 kilocalories. ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया ये कि 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरीज देता है, 4 किलो कैलोरीज। एंड कार्बोहाइड्रेट भी सेम देता है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरीज। लेकिन फिर भी डाइटिशियंस हम लोग क्यों बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाओ वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो अगर हम प्रोटीन मिनिमम अमाउंट में रख रहे हैं एंड कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा खा रहे हैं तो वेट गेन होगा। तो हमें प्रोटीन ध्यान रखना है कि ज्यादा प्रोटीन दे। जो बहुत ज्यादा जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, वो कार्ब्स खाते ही नहीं है, दे टेक ओनली प्रोटीन। तो सेल्स रिपेयर कर रहा है एंड बाकी बचा जो है वो उनका एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो ये चीज वो करते हैं। But it is important to understand that this is not the major function of protein. Okay, ये उसका असली काम नहीं है एनर्जी देना। This only happens when the diet does not supply enough energy giving nutrients. Energy giving nutrient कौन सा है? Carbohydrate. From conception of death, living cell use oxygen and metabolize fuel. Cell stabilize new products
degrade others, and generally are in the state of metabolic flux. For these processes to occur, catalysts are needed. किसी भी प्रोटीन को तोड़ने के लिए कैटलिस्ट लगता है. These catalysts called enzyme. तो वो कौन तोड़ेगा? एंजाइम. कौन है कैटलिस्ट? एंजाइम्स है. हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स लगते हैं. Enzymes are the largest and the most specialized class of protein. Each enzyme is unique and catalyzes a specific kind of reaction. In the cell, enzymes are found in cellular compartments. ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? सेल्स के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, लाइक छोटे छोटे बॉक्सेस कह सकते हैं, छोटे छोटे घर, है ना. एंड as well as membranes within the around the cell wall. The location of enzyme is one of its characteristic and dictates in part or role in metabolism. Now protein has carriers. ये कैरियर्स भी है, ये कुछ चीजों को कैरी करके दूसरे तक पहुंचाते हैं. ठीक है, तो द लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स आर कैरिड इन ब्लड बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सम ऑफ कंपाउंड्स रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर देयर ट्रांसपोर्ट. हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए. ठीक है, not only is this specific protein necessary for the transport of compounds insoluble in blood, but it is also necessary to protect these compounds from further reaction and take place during the transport process. और रिएक्शन करने के लिए उस कंपाउंड को क्या चाहिए? स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन चाहिए. प्रोटीन आर रेगुलेटर्स ऑफ वाटर बैलेंस. प्रोटीन क्या करता है? वाटर को बैलेंस करता है एंड रेगुलेट करता है. एज substrates and solutes are transferred or exchanged across membranes, water has a tendency to flow to maintain equal osmotic pressure. Osmotic pressure क्या होता है? जहाँ पे ज्यादा पानी है वहां से जहाँ कम पानी है वहां की ओर अपने आप जाता है. ठीक है, दिस इज पैसिव प्रोसेस. जैसे प्लांट्स में पढ़ा होगा आपने कि प्लांट्स में पानी कैसे जाता है रूट्स के अंदर, क्योंकि रूट्स के अंदर पानी कम है एंड हम बाहर से पानी दे रहे हैं, तो ऑस्मोसिस से वो उसकी तरफ अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उधर जो उसका कंसिस्टेंसी है वो कम है. तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ अपने आप जाने को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. तो मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उसमें ऑस्मोसिस की हेल्प से ही वाटर आना जाना होता है. ओके, तो अगर वाटर इनटेक अंदर में वाटर कम है तो अपने आप प्रोटीन की हेल्प से वाटर जाएगा. ठीक है. If osmotic pressure is not maintained, the individual cells either shrink from lack of internal water or burst from too much. अगर बहुत ज्यादा the individual cell either shrink, क्या होगा? एकदम shrink हो जाएगा अगर water intake कम होगा तो. ठीक है, और फिर वो लैक ऑफ इंटरनल वाटर और बर्स्ट फ्रॉम टू मच. और अगर बहुत ज्यादा पानी चला जाएगा तो क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा. एडिमा में क्या होता है? एडिमा में प्रोटीन्स जनरली बॉडी वो नहीं कर पाता है, यूज नहीं कर पाती है बॉडी. तो फिर क्या होता है? वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में. सेल्स फेस पफीनेस आ जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, फुट में स्वेलिंग आ जाती है. तो वाटर सेल के अंदर ज्यादा आ जाता है. उसमें हम क्या बोलते हैं? सोडियम इनटेक कम करो. सोडियम भी क्या करता है? वाटर को रिटेन करने का काम करता है. Albumin plays a significant role in maintaining the osmotic pressure because of its size and abundance.
द प्रोटीन जनरली जो पेशेंट्स होते हैं किडनी के, उनमें आप चेक करेंगे तो एल्बुमिन काफी कम रहता है, तो उनको फिर एल्बुमिन दिया जाता है पाउडर के फॉर्म से या एग के फॉर्म से दिया जाता है। The protein hormone, particularly the antidiuretic hormone, plays a role in controlling water balance. ठीक है, the effect of protein is on the distribution of water amongst the various body compartments than on the total body water. डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन कर रहा है, एक और क्या रोल है इसका प्रोटीन का, वाटर बैलेंस करना। तो ये कौन सा प्रोटीन कर रहा है, एल्बुमिन। और एक प्रोटीन हार्मोन है दैट पर्टिकुलरली द एंटीडायरेटिक हार्मोन, एडीएच बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वाटर बैलेंस को करने का। प्रोटीन्स क्या है, एक बफर सिस्टम भी प्ले करता है। ठीक है, प्रोटीन हैज बायोलॉजिकल बफर। प्रोटीन हैज द एबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट और डोनेट हाइड्रोजन ions, and by doing so they serve as biological buffers. In blood there are three important buffering system: plasma protein, hemoglobin and carbonic acid. Carbonic acid bicarbonate. प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, क्या है ये, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है प्रोटीन। प्रोटीन फंक्शन एज एंजाइम, कैरीज बिल्डिंग और रिसेप्टर साइट्स ऑफ एंट्री पोर्ट्स ऑफ द लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल बाइंडिंग, entering of leaving the cell. Thus proteins serve as structural and functional unit of cell membrane. Protein are also important intercellular structural unit, I think यहाँ पे spelling mistake है। The most important structural function, structural होना चाहिए यहाँ पे, intercellular structural unit. The most important structural function of protein is related low skin and connective tissue. The skin is composed of epithelial tissue. ठीक है, skin जो होती है सबसे ऊपर क्या है skin में, उस लेयर को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अपने फिजियोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं दूसरे कोर्सेज में तो उसमें पढ़ा होगा, जो अपर लेयर होती है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू व्हिच कवर्स नॉट ओनली द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी बट आल्सो लाइंस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सारी जो अपर लेयर है दैट इज एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट इज कौन सा लेयर, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है। टिश्यू क्या होते हैं, सेल से बने होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो अंदर का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है माउथ से लेकर पूरा एनस तक, उसका भी जो आउटर है, आउटर पार्ट है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या आता है, किडनीज भी आता है। And the end of the major protein found in the skin is melanin. ठीक है, जो स्किन में क्या मिलता है, मेलेनिन होते हैं जो हमारे कलर को डिसाइड करते हैं। मेलेनिन बनते हैं हमारे सेल्स में। क्यों, क्या रोल है उनका मेलेनिन का, हमें धूप से वो प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ज्यादा सन यूवी रेज ना जाए और हमें कैंसर ना हो जाए। तो इसीलिए मेलेनिन हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं। अगर हम सनलाइट में कम एक्सपोज होते हैं तो अपने आप वो कम हो जाते हैं, है ना, तो कलर फेयर हो जाता है, उनका कलर डार्क होता है। कोलेजन एंड elastin are the two distinct type of protein in the connective tissue. Muscle is composed of 20% protein, 75% of water and 5% inorganic material, glycogen and other organic compound. The major protein in much are myosin, a large globular protein, and
actin, a smaller globular protein. So we need to take protein seriously because it has so many functions in our body. Protein as lubricants. ठीक है, it provides म्यूकस. ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस होता है ना, लार बनता है, आप फील करते होंगे. ठीक है, जो भी अंदर लिक्विड ही बन रहा है, जो इनर लेयर को स्मूथ करके रखा है. ठीक है, पूरी जीआई ट्रैक्ट में म्यूकस होता है. ठीक है, तो वो कौन बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर म्यूकस कम होगा तो हमें गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, क्योंकि म्यूकस क्या है? जो HCl सीक्रेट हो रहा है हमारे स्टमक में, तो उससे म्यूकस जो है स्टमक को बचा के रखता है, जलने से बचा के रखता है, अल्सर होने से बचाता है. ओरल कैविटी, माउथ में भी आप देखेंगे जो लार बोलते हैं, दैट इज म्यूकस. ठीक है, म्यूकस एंड सलाइवा में डिफरेंस है, इतना ध्यान रखिएगा. Vaginal tract and the rectal cavity reduces the irritation, which might be caused by material moving through this passage. Material जाता है ना, stool pass होता है, material, that is material, rough material. तो वो जब पास होता है तो, लेकिन अगर डायरेक्टली स्किन में वो बार बार जाएगा तो क्या होगा? वहां पे रैशेस हो जाएंगे, है ना, स्किन इरिटेट होगा. तो वहां पे एक म्यूकस की लेयर होती है. ठीक है, वो उसको इरिटेट होने से, अल्सर होने से बचाती है. तो वहां पे भी एक प्रोटीन का रोल है. अगर आप लैकिंग होगा तो म्यूकस अच्छे से फॉर्म नहीं होगा. प्रोटीन एज लुब्रिकेंट्स आल्सो सराउंडेड द जॉइंट एंड फैसिलिटेट देयर मूवमेंट. प्रोटीन कहाँ पे होते हैं? लुब्रिकेंट्स का भी काम करती है. जो नी होती है हमारी, है ना, एल्बोज होते हैं जहाँ फोल्ड्स होता है, तो वहां पे भी प्रोटीन, वहां पे लुब्रिकेंट्स होता है. वो भी किससे बने? प्रोटीन से बने. प्रोटीन ऑल्सो बिल्ट आवर इम्यून सिस्टम. ठीक है, कोविड के टाइम हमने ध्यान दिया होगा कि प्रोटीन से बहुत ध्यान दिया गया था. मिल्क प्रोडक्ट खाओ, छेना खाओ, पनीर खाओ. ठीक है, proteins such as Y globulin serve to protect the body against foreign cell. The immunoglobulin, जो immunoglobulin हो रहा है, globulin that means protein only, वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से. फॉरेन जो भी आ रहा है, लाइक जो हमें लग रहा है, बॉडी को जो लग रहा है कि दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन उसको इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है, खत्म कर देता है. Produced by lymphocytes are large polypeptides having more than one basic monometric unit. Nutrition requirement of protein in health aspects. The FAO या WHO कमिटी जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, expresses the protein requirement in the term of egg or milk protein. The committee defines safe level of protein intake as the amount of necessary to meet the physiological need and maintain the health of nearly all the individual in the specific age sex group. ठीक है, स्पेसिफिक एज के हिसाब से उन्होंने अमाउंट बताया हुआ है. हर ईयर ये रिव्यू होता है. The term protein requirement means that amount of protein which must be consumed to provide the amino acids for the synthesis of those body protein irreversibly catabolized in the course of the body metabolism. वो इतना अमाउंट प्रोटीन का बताते हैं जितना खाने के बाद हमें जो अमीनो एसिड्स का रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाए. ओके, क्योंकि हम जितना खाते हैं उतना हमें 100% नहीं मिलता है. हम उसका कुछ पोर्शन ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, काफी सारा वेस्ट हो जाता है. The intake of nitrogen from protein must be sufficient to balance that excreted
The basic concept is called nitrogen balance. This concept is useful in understanding and minimal need of protein in the diet. हम रोज नाइट्रोजन इज ओनली प्रोटीन ब्रेकडाउन, ओके, जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है तो नाइट्रोजन बनाता है, तो हम रोज जितना एक्सक्रीट कर रहे हैं उतना हमें खाना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस रहे. Protein requirement is greatly influenced by many factors such as age, environmental temperature, एनर्जी इनटेक. अगर ज़्यादा ठंडी जगह है तो वहाँ पे प्रॉपरली प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता. एनर्जी इनटेक कितना कर रहे हैं वो, है ना, अगर कम एनर्जी इनटेक कर रहे हैं तो भी प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा. जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल में डिफरेंस होता है प्रोटीन का, मेल में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए. माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक, इन्फेक्शन, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी लगता है काफ़ी सारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में. इन्फेक्शन, एक्टिविटी, प्रीवियस डाइट, ट्रॉमा, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ट्राइमेस्टर वाइज बढ़ता जाता है. लैक्टेशन में भी प्रोटीन चाहिए क्योंकि मिल्क सिक्रीट हो रहा होता है, तो मिल्क सिक्रीशन क्या है, ओनली प्रोटीन है. लेट अस टेक अप ईच ऑफ दीज फैक्टर्स इन डिटेल. जो आफ्टर प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड में लोगों को कमर दर्द होने लगती है या पैर दर्द होने लगते हैं, ये सब क्यों होता है, क्योंकि उनका कैल्शियम एंड प्रोटीन लैकिंग हो रहा है डाइट में. तो ध्यान रखने की कैल्शियम एंड प्रोटीन का ध्यान रखें. जनरली फैट तो खिला देते हैं बट प्रोटीन्स का ध्यान नहीं रखते. Protein requirement is greatly influenced by many factors such as age, environmental temperature, energy intake, gender, micronutrient intake. Okay. Now age. एज के अकॉर्डिंग कैसे प्रोटीन चेंजेस होते हैं, ठीक है. जो छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ एज सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, हमने पढ़ा है पहले भी, तो उस टाइम सेल्स भी सबसे ज्यादा बनेंगे क्योंकि उनकी हाइट बढ़नी है, नए सेल्स साइज बढ़ना है, तो दे नीड प्रोटीन, न्यू सेल्स, तो दे नीड मोर प्रोटीन. प्रोटीन इन एक्सेस तो बच्चे के केस में 1 ग्राम पर केजी से नहीं चलेगा. When a new tissue is being formed, certain age period when grown in rapid require more dietary protein than other periods. Periods मतलब time period, किस age की बात हो रही है, that means. Full terms infant have indicate that a protein intake of 2 to 2.5 kg per day is needed for satisfactory weight gain, whereas क्या बोल रहे हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ एज में 2 ग्राम पर केजी पर डे होना चाहिए. जैसे कि अगर बच्चा 5 kg का है, ठीक है, तो 5 into 2 that is 10 grams, okay, into 2 into 5 kg that is 10 ग्राम, ठीक है. हर रोज उसको 10 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी. और एक दिन ऐसे नहीं कि एक दिन कम खा लिया, दूसरे दिन 2 ग्राम खा लिया. एवरी डे दे हैव टू टेक 10 ग्राम. Whereas older infants and children whose growth rate is not as rapid as premature, a newborn infant require considerably less protein. ठीक है, जो थोड़ा बाद के बच्चे लाइक आफ्टर 1 year, फर्स्ट 2 years, उसमें फिर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि उसमें रैपिड ग्रोथ नहीं होता है. या प्रीमेच्योर जो बेबी होता है तो उनमें क्या होता है, दे बॉडी साइज कम होता है. या फिर न्यू बॉर्न होते हैं, एकदम पैदा ही हुए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए क्योंकि उनको डाइजेस्ट वो नहीं कर पाते. तो उनको मदर फीड जितना रिक्वायरमेंट है, मदर ब्रेस्ट मिल्क इज सफिशिएंट. तो वहाँ पे जो लैक्टेटिंग मदर है उनके प्रोटीन का ध्यान रखना है.
A growth rate increases during adolescence. The protein needs increase. Adolescence में क्या हमने पढ़ा था, हाइट के बारे में हम पढ़ा था, एकदम से हाइट बढ़ती है ना, गर्ल्स में 10th ईयर में एंड बॉयज में 11th ईयर में, या फिर 11 या बॉयज में 12th ईयर में अचानक से हाइट बढ़ती है, तो उस टाइम में उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए. The need of protein decreases until the arrival of level which the called the मेंटेनेंस लेवल. अब एक लेवल आ जाता है, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, ठीक है, तो उस लेवल को हम बोलते हैं मेंटेन करना है. अब सिर्फ सेल को मेंटेन करना है. जैसे जो मेरी एज है उसमें अब मुझे हाइट नहीं बढ़ानी है, साइज नहीं बढ़ाना है, तो अब मुझे सिर्फ जो मेरे सेल हैं जितने, उसको सिर्फ मेंटेन करना है. दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस लेवल. It is at this level that the concept of body replacement by dietary protein applies. तो जितना dietary protein है, like इस time requirement होती है 1 gram per kg of body weight. Okay, so if a person is 55 kg, as I am 55 kg, so I need 55 gram protein per day. Okay, तो आज इतना ही करते हैं. कुछ क्वेरी है तो पूछे. कोई डिजीज को लेके कुछ डाइट पूछना है तो यू कैन आस्क. हेलो मैम. यस कुसुम बोलिए. मेरे फादर 83-84 एज के हैं एंड ही फॉलोज वेरी नॉन स्पाइसी डाइट एंड ऑल, लेकिन अभी अभी उनको 1-2 महीने से ना मुंह में ऐसा कड़वाहट जैसा महसूस होता है. उनको खाली बीपी का ही मेडिसिन है और कुछ नहीं है उनको, और विटामिन का कुछ है जो डॉक्टर देते हैं. तो कंटिन्यू कभी कभी मुंह में ऐसे कड़वाहट जैसा लगता है बोलते हैं उनको. ओके, तो मे बी कुछ अल्टरेशन हो रहा है बॉडी में. तो एक बार आप उनको बोलिए कि जो लाइक वो साइट्रिक एसिड्स वगैरह, साइट्रिक फूड तो नहीं खा रहे ना, लेमन वगैरह तो नहीं खा रहे. नहीं नहीं नहीं, उनका लेस स्पाइसी और लेस ये खट्टापन नहीं रहता है उनके फूड में ज्यादा. हाँ, दाल में एक हाथ टोमेटो वगैरह, लेस सॉल्ट एंड ऑल, एकदम मेंटेन है उनका डाइट सब घर पे. ओके, मे बी मेडिसिन की वजह से हो सकता है, या फिर अगर वो टंग को ब्रशिंग कर रहे हैं, वो भी एक रीजन होता है समटाइम्स. अगर टंग को वो ब्रश यूज कर रहे हैं तो जो सेल्स होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, वो खराब हो जाते हैं. तो उनको बोलिए अगर वो ब्रश या जो टंग क्लीनर कर रहे हैं वो रफ ज्यादा मत करें, लाइटली यूज करें, एकदम लाइटली. अगर हम टंग क्लीन नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो क्लीन होता है. तो जस्ट ब्रश, उनको बोलिए सिर्फ ब्रश करने के लिए, टंग को ज्यादा क्लीन नहीं करने. समटाइम्स वो कॉटन से थोड़ा कर सकते हैं, जैसे बच्चे को किया जाता है ना, टंग कॉटन या सॉफ्ट कॉटन से टंग क्लीन करते, जस्ट वैसे ही उनको बोलिए कि टफ कुछ अप्लाई नहीं करने के लिए. ओके ओके, थैंक्स. इशिता, आपने न्यू ज्वाइन किया है? सॉरी मैम. आपने न्यूली ज्वाइन किया है? आप आई थिंक पहली बार देख रही हूँ मैं आपका नाम. नहीं मैम, एक्चुअली मेरी मदर ने ज्वाइन करना था बट वो अभी बाहर है, तो इसलिए मैंने उनकी क्लास ली है. ओके, यू आर इन विच क्लास? आई एम इन 10th क्लास. ओके, so you must know about these proteins and carbohydrates, no? यस मैम, मुझे अच्छी लगी क्लास, मैंने आज पहली बार ज्वाइन करी है. Okay, so make sure you are having good amount of protein. Okay, that is very essential for our body. ओके मैम. And for your study, this is also important. Good amount of proteins. यस मैम. And especially if you skip your breakfast, that is very harmful for your body, and
your memory power. So make sure you are having early breakfast. That is also important for students. Yes, ma'am. Okay. This year my daughter is also in class 10th. Later on, we will study so many detail about breakdown of food. Okay, Sorry, ma'am. I'm talking to everyone. It is common thing. Later on, we will study about breakdown of food, how food are breakdown. मैम प्रीवियसली सब Okay, बोल रहे थे कि ऑयल मिक्स करके नहीं यूज करना चाहिए, तो आपने 1:1 ऐसा कुछ प्रोपोर्शन बोला, तो प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ? आपने कहाँ से सुना ऑयल मिक्स करके यूज नहीं करना पता चाहिए? नहीं, ऐसे ही घर पे लेडीज को ऐसे ही सुना है, नॉट फॉर डाइट वाले ने वगैरह नहीं पता है, ऐसे ही सुना जनरल लेडीज बोलते टाइम कि ऑयल मिक्स करके नहीं यूज करना चाहिए कुकिंग के टाइम. Actually, the thing is, सिर्फ एक oil से, like if you are having only mustard oil, you will not get all fatty acids. Okay, so you have to use olive oil, or you can use mustard oil plus sunflower oil or groundnut oil or rice bran oil. Okay, if you use this two oil like sunflower oil plus mustard oil, then you will get all fatty acids. Okay. So this is the easy method. You can mix it and you can use it. Otherwise, I suggest my patients, like they don't like to mix. Mostly people, no, I also don't like to mix and use it. This taste is not good. So what we can do, one meal is prepared from coconut oil and one meal is prepared from mustard oil. Then it is 1:1 proportion. Actually, the main thing, we have to control our cholesterol and our good lipid profile. We have to take quantity of protein. We have to maintain quantity of protein, how much we are having. If you will have olive oil, like it is very good oil, no? If you're having more amount of olive oil, it will also harm you. So the main thing, you have to calculate your intake in grams. And secondary thing, if you are calculating your grams, you can go for like 2 oils or 3 oil. You can change your oil. Especially it is for recommended for cardiac patients. Okay. But if a person is not like cardiac patient, they can only use sometimes sunflower oil, sometimes mustard oil, and mostly mustard oil. But in that case, in normal case, that is important how much quantity they are having. Like in personal, I don't like white oil. I mostly use mustard oil, but I make sure how much quantity I'm having. But I make sure I'm using nuts in my diets. So from there I can get good fats. So if you have knowledge in all diets, how you can balance, so it will be helpful for you. Like कुछ dietitians या कुछ doctors वेगली बोल देते हैं कि आप मैंगोज मत खाओ, वेट गेन में मैंगोज मत खाओ, बट यू कैन हैव मैंगोज. बट उसका भी एक टेक्निक्स है, लाइक प्रोपोर्शन है कितना आपको मैंगो खाना है. और मैंगो खाने के पहले आपको थोड़ा सैलेड्स खा लेना है शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, पर्सन इज डायबिटिक. तो बहुत सारे मेथड है जो हम यूज करके शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, बाय ईटिंग योर फेवरेट थिंग्स ऑल्सो. If you are having like cold press oil, if it is available there, it will be better rather than refined oil. Okay, because refined oil has so much chemical, that's why it is harmful. But sunflower oil is good naturally. In some shops there are available cold press oil,
So you can go for that. Everyone must use like millets जो उनका local area का है, which millet is their local area available, that millet must be added in like once in a week at least. What is your local millet? Can you tell me? Miss Kusum, you are asking about this, no? Kusum Nayak, do you have any known millet in your area? You belong to which area? I am from Dombivli, Bombay. Okay, Mumbai. Mumbai. Yeah. So, do you know any millet which is there? There we eat jowar only, jowar and nachni. Yeah, nachni is very healthy. Ragi, yeah. Yeah, ragi and Ragi is dosa very and all. healthy. Yes, you can add with your even dosa batter. You can make powder of that, and you can add with your curd. It is very healthy. Yeah. It has good fats actually. Calcium also, no, ma'am? Yes, it is rich in calcium. So I'm ending the class. Okay. So we will meet in next class. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night.